नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा आग्रह है आपसे। वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक हमारे साथ इस चर्चा में बने रहिए। तो हम बात करते हैं दुनिया के पावरफुल देश की, जिसकी हालत अब वो नहीं रही जिस पे उसे नाज़ था। अब उसकी हालत पतली हो रही है और ये देश है अमेरिका और वहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुए सरकारी शटडाउन, इसका आज 37वां दिन है और यह अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप के ही कार्यकाल में 2018 में 35 दिनों का ये चला था शटडाउन और करीब-करीब इतने ही दिनों तक 35 दिनों तक सरकारी कामकाज ठप रहा था। तो ये परिस्थितियां क्यों बन रही हैं? इसके क्या कारण है? इसे समझते हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ जुड़ चुके हैं शिकागो से डॉक्टर मुनीश रायजादा जी। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। नमस्ते मनविंदर जी। डॉक्टर साहब, आपके ट्रंप साहब तो बड़ी बुरी हालत में आ गए हैं। 37 दिनों से सरकारी शटडाउन चल रहा है। आगे क्या देख पा रहे हैं? राइट, और इसके साथ ही कल यानी कि आज यहाँ 5 नवंबर है, कल यहाँ पे इलेक्शन हुआ, जो एनुअल इलेक्शन होता है यहाँ पे नवंबर के फर्स्ट वीक में टिपिकली स्पीकिंग। और अगले साल मिड टर्म इलेक्शन है, क्योंकि अभी ट्रंप की प्रेसिडेंसी को 9 मंथ्स हुए हैं, तो ये पहला साल है। अगले साल के बाद 2 साल बचेंगे 4 साल में, तो अगले साल मिड टर्म या मध्यावधि चुनाव है। एंड ट्रंप किसी भी प्रकार से देखा जाए तो वो चिंता में होने चाहिए, लेकिन ट्रंप जो कि अराजकता का एक नई मिसाल बने हैं, उन्होंने बल्कि अभी भी ही इज ट्राइंग टू पुट ए बोल्ड फेस। लेकिन जो इलेक्शन का नतीजे आए हैं उसमें स्पष्ट है कि डेमोक्रेट्स को एक बड़ी नैतिक और एक मोरल बूस्ट हुआ है उनका, क्योंकि न्यू जर्सी, वर्जीनिया, यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नर्स चुने गए। न्यू जर्सी वास्तव में मतलब सबके लिए आश्चर्यचकित बात है। और देखा जाए तो न्यूयॉर्क में जो हुआ है ममतानी का जीतना एज ए न्यूयॉर्क मेयर, तो वो भी इनके लिए इज अ शॉट इन द आर्म। तो आई थिंक ये कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे ठप हुआ पड़ा है सिस्टम, गवर्नमेंट शटडाउन हुई पड़ी है, फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन हुई पड़ी है। जब हम शटडाउन कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, यानी उसके तहत जो भी डिपार्टमेंट्स आते हैं, आर्मी हो गई, नेवी हो गई, फेडरेशन एविएशन अथॉरिटीज, जो एयरपोर्ट्स चलना चलाना, सिक्योरिटी उनके साथ, प्लस जो लोग यूएससीआईएस में काम करते हैं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है जिसको पहले आईएनएस बोला जाता था, जो आपको ग्रीन कार्ड इशू करता है, वीजा इशू करते हैं, सिटीजनशिप इशू करता है। तो ये सब चीजें अफेक्ट हो गई है। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट जो फूड बिल्स, जो गरीब लोगों को फूड बिल्स, इनको स्टैम्प्स बोलते हैं, फूड स्टैम्प्स बोलते हैं या स्नैप बोलते हैं, स्नैप प्रोग्राम, एसएनएपी, वो भी बड़ी बुरी तरह प्रभावित हुआ पड़े। लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को फूड उनकी टेबल पे मिलना मुश्किल हो गया। सो दिस इज ए बिग थिंग, क्योंकि अल्टीमेटली पहले तो ये बोलते हुए ट्रंप की नहीं कुछ नहीं होने वाला, डेमोक्रेट्स को समझना चाहिए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि 36 दिन में ये प्रवेश कर चुका है शटडाउन, एंड ये अपने आप में एक मिसाल बन चुकी है, क्योंकि मतलब इट्स ए नेगेटिव थिंग, बट अपने आप में एक बड़ा उदाहरण बना है कि कैसे 35 दिनों के आंकड़े को भी इसने पार किया। अच्छा, 35 दिन का शटडाउन भी ट्रंप के पहली प्रेसिडेंसी के वक्त हुआ था, लेकिन अब जिस ढंग से दोनों अड़े हुए हैं, दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, इनको लगता है कि ईगो इश्यूज हैं, आपस में एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाने में लगे हुए हैं। तो इसमें लेकिन स्टैंप्स, फूड स्टैंप्स न मिल पाना कोई छोटी बात नहीं। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, फैमिलीज हैं, सो ऑल दे हैव टू बी फेड। तो ये वास्तव में इट शुड गो अगेंस्ट हिम, एंड ये भी शो करता है कि प्रेसिडेंट कितना निर्मम या किस प्रकार से ही कैन बी हार्टलेस ऑन दिस। सो ये सब चीजें इनके अगेंस्ट है। इकोनॉमी का तो यहाँ पे बंटाधार करने की पूरी तैयारी लगी हुई है इनके 9 महीने से। ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का पूरे 9 महीने में एक ही मकसद है कि मुझे इकोनॉमी डुबोनी है यूएसए की, एंड इज वर्किंग नाइसली इन दैट डायरेक्शन। सब जगह इन्होंने टैरिफ वार छेड़ा हुआ है, भारत जैसे मित्र के साथ इसने संबंध बिगाड़े। मैं अभी अपने फिजिशियन लाउंज में बैठा था, तो एक फलस्तीनी डॉक्टर, उनको भी बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी। वो कहते हैं भारत के साथ भी इस बंदे ने संबंध बिगाड़ दिए। बताइए, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो भारतीय, मतलब भारत के लोग नहीं है, उनको भी समझ है कि किस प्रकार से
विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ ये व्यक्ति यानी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प बिगाड़ने पे तुले हुए। ही न्यू द होल हिस्ट्री अबाउट दिस। सो ये कहने का मतलब ये कि इन्होंने एक प्रकार से पूरा बीड़ा उठाया हुआ है, लेकिन अभी भी इज ट्राइंग टू पुट ए बोल्ड फेस। एंड यहां तक एक नई बात जो इसमें निकल के आती है कि एक फिलिबस्टर कानून होता है। फिलिबस्टर यानी कि पार्लियामेंट में या कांग्रेस में, यहाँ पे कांग्रेस बोला जाता है, तो जब बहस होती है तो सिर्फ वोटिंग से डिसीजन नहीं होगा कि चलो वोटिंग करवा लो एंड जिसके नंबर ज्यादा उसके हिसाब से डिसीजन हो। वो फिलिबस्टर के तहत एक एक व्यक्ति को बोलने की आजादी है एंड दे कैन स्ट्रेच द डिस्कशन फॉर अनलिमिटेड टाइम्स, लंबे टाइम तक खींच सकते हैं। तो फिलिबस्टर कानून को, ये कानून वास्तव में लाया गया था इस मकसद के साथ कि ताकि सभी पक्ष अपनी बातें, सभी ग्रुप्स अपनी बातें ठीक ढंग से कांग्रेस में या सदन में कह सकें। लेकिन इसका दुरुपयोग होने लग गया कि ठीक है, अब खींचो, अच्छे जो बड़े सेंसिटिव बिल पे भी आप दिनों दिन लगाए, महीने लगा दो, हफ्ते लगा दो। तो ये उसका एक अगली रूप है। तो जब प्रेसिडेंट बाइडेन थे सत्ता में तो उन्होंने कोशिश की थी कि फिलिबस्टर कानून को खत्म किया जाए। तब रिपब्लिकन सड़ गए। अब आज ही, क्योंकि अब ये डिफीट हुई है, तो मुझे पता नहीं कि ट्रंप किस प्रकार की नींद ले पाए होंगे पिछली नाइट में। अब वो चाहते हैं कि इस फिलिबस्टर कानून को खत्म किया जाए, क्योंकि अभी जो शटडाउन है, शटडाउन पे डेमोक्रेट्स ने उनको अच्छी तरह खींचा हुआ है एंड दे आर नॉट लेटिंग द बिल पास। तो ये सिचुएशन है। डॉक्टर साहब, अगर शटडाउन जल्दी खत्म ना हुआ तो अमेरिका के डीजीपी उसका क्या हश्र होगा? ऑलरेडी काफी गिरावट देखी जा रही है, आगे क्या देख रहे हैं फिर आप? देखिए, एक बिल्कुल जीडीपी अफेक्ट डेफिनेटली होगी, बल्कि जो वित्त के जो लोग हैं, जानकार लोग, उन्होंने कहा है कि 1 से 2% जीडीपी डाउन जा सकती है। 1 से 2% जीडीपी डाउन जाने का मतलब बड़ी बात है, भूकंप आने वाली बात है। प्लस इसके आप दूसरे रूप देखिए, चाइना बिल्कुल इस वक्त कॉम्पिटिटिव मूड में, तो यूएसए क्या सिग्नल भेज रहा है? एयरपोर्ट्स, जो अमेरिका की ताकत क्या है कि नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स, लोग आए यहाँ पे बिजनेस करें, यहाँ की प्रोडक्टिविटी में बढ़ावा दें। दैट इज व्हाट यूएसए इज नोन फॉर। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन, एविएशन, इसमें पिछले 3-4 दिन में thousands of thousands, 16,000 फ्लाइट अकॉर्डिंग टू FAA, फेडरेशन ऑफ एविएशन अथॉरिटी, फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने ये बोला है। अच्छा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, फेडरल गवर्नमेंट में आता है ये विभाग, तो नेचुरली जो ये बैठे वहां पे जो कर्मचारी हैं फेडरल, मतलब एविएशन पे या एयरपोर्ट्स पे, प्लस जो बाकी सब चीजें करते हैं सिक्योरिटी वाले, तो अब उनके साथ उनको सैलरीज नहीं मिल रही, फैटिग फैक्टर है, ओवर वर्क करना पड़ रहा है, और अनसर्टेनिटी है माइंड में कि पता नहीं हमें पैसा कब मिलेगा, हमारी तनख्वाह या हमारी सैलरीज कब मिलेगी। ऐसे सिचुएशन में फ्लाइट डिले हो जाना, कैंसिल नहीं हुई, सॉरी, फ्लाइट्स डिले हुई है, दैट इज व्हाट आई मेंट टू। तो ये इससे क्या होता है कि जो यूएसए की जो कॉम्पिटिटिवनेस है, कि दिखता कि हाँ ये देश, इट नोज बिजनेस, इट माइंड्स, इट टॉक्स बिजनेस, वो कॉम्पिटिटिव एज आपकी खत्म होती है। लोगों में एक ट्रस्ट फैक्टर की कमी आती है। विदेश में जो लोग बैठे हैं यूएसए के साथ, कंट्रीज, कंपनीज, उनको लगता है कि यूएसए में पता नहीं सिस्टम कैसा है, वी डोंट नो कि हमारा सामान पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, माल पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ट्रेवल में टाइम लूज तो नहीं होगा, दिस काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी। उसके लिए पिछले 9 महीने में ट्रंप इज फुल्ली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, फुल्ली रेस्पॉन्सिबल। यहाँ पे जो इस प्रकार की अनिश्चितता की इन्होंने एक माहौल पैदा किया। और उसके बाद फिर देखिए ना, अगर हम इन इलेक्शंस की बात भी करें तो ठीक है, डेमोक्रेट्स पिछले साल जो उनकी बड़ी भारी हार हुई जिसमें ट्रंप जीते, तो उसके बाद ये कोई बहुत बड़ी विक्ट्री तो नहीं है इनके लिए, बट ये 3 जो स्टेट्स हैं ये शो करते हैं कि अल्टीमेटली आने वाला समय क्या होगा। देखिए, ममदानी जीते हारे, दैट वाज नॉट द पॉइंट। जब ये पहली बार ममदानी न्यूयॉर्क सिटी की जो प्राइमरीज हुई मेयर चुनावों की, तो उसमें देन ही स्टार्टेड, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ममदानी को पर्सनल लेवल पर अटैक किया। अब पर्सनल लेवल पर आप अटैक करते हैं कि वो योग्य व्यक्ति नहीं है, वो तो इंसान ही नहीं है, इस प्रकार की कुछ उसकी एथनिसिटी पे कमेंट किए गए, तो नेचुरली जो बाकी जो माइनॉरिटीज है जो लीगल है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलीगल पीपल, जो लीगल माइनॉरिटीज में आते हैं, इंडियंस हो गए, वी आर स्टिल ए माइनॉरिटी, आई मीन वी आर माइनॉरिटी है, तो इस प्रकार के लोगों को एक अनिश्चितता पैदा होती है। साउथ ईस्ट एशिया से हैं, जो फिलीपींस और चाइनीज भी हैं यहाँ पे, बाकी जो एथनिसिटीज हैं, थाईलैंड एंड ऑल दैट, कोरियन,
उनको भी एक मैसेज आता है। हिस्पैनिक्स हो गए एंड जो अफ्रीका से आए हुए जो यहाँ पे अमेरिकन अफ्रीकन लोग हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेटिव ब्लैक्स, तो इससे एक मैसेज आता है कि दे आर नॉट वेलकमिंग टू दिस नेशन। जो जबकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लगाया हुआ है आपने न्यूयॉर्क में, विच टॉक्स अबाउट लिबर्टी, फ्रीडम एंड ऑल दैट, इक्वालिटी। तो ये मैसेज आते हैं। तो ये सब बातों को जब कुल मिला के देखा जाए तो ये लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने देश को पीछे ले जाने में जुटे हुए हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि अब मैं थर्ड टर्म के लिए अवेलेबल हूं। अभी हाल ही में फिर इन्होंने बोला कि मैं थर्ड बार प्रेसिडेंट बनना चाहूंगा। तो लोगों को लगता है कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ करने के मूड में, क्योंकि यूएसए इज नोन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स लोकतंत्र। लोकतंत्र इस वक्त किंगडम से नहीं चलते। किंग्स, वी डोंट नीड किंग्स, वी नीड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यूएसए जिसके लिए अपनी वो एक मानता है कि हम बहुत बड़े चैंपियन है लोकतंत्र के, उसमें इनका ये कहना कि मैं थर्ड टर्म के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लेके आऊंगा। और फिर उस प्रकार से माइनॉरिटीज पे अटैक, फिर लीगल इमिग्रेंट्स को भी एक भय लगता है कि नहीं, हम इस देश में वेलकमिंग नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, जबरदस्ती कर्मचारियों को छुट्टी पे भेजा जा रहा है, तो उनको पैसा भी तो नहीं ना मिलेगा। करीब करीब समझ लीजिए कि 3,300 करोड़ रुपए की सैलरी का उन्हें नुकसान हो रहा है। तो ये कहाँ का इंसाफ हुआ? ये भी उस कंट्री का जो अपने आप को बड़ा पावरफुल समझता है, जो आए दिन दूसरे देशों को टैरिफ का डर दिखाता है। कभी कहता है कि मैं ये टेस्टिंग करने जा रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं, बुला बुला। हाँ बिल्कुल, आप ये देखिए कि इस प्रकार का जो एक माहौल पैदा किया गया उसके लिए स्वयं ट्रंप जिम्मेदार है। प्लस यहाँ पे जो टिपिकली जो सैलरीज मिलने का जो तरीका है वो ये है कि मंथली सैलरी नहीं होती, हर 2 हफ्ते में सैलरी मिलती है, हर 14 दिनों में सैलरी मिलती है। तो यानी कि एक साल में 52 टाइम से भी ज्यादा सैलरीज मिलती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना लोगों को यहाँ पे चोट पहुंच रही होगी इनसिक्योरिटी माइंड में। एंड उसके अलावा जो एक एटीट्यूड है यहाँ पे कि मतलब एक एम्प्लॉय को समझ होती है कि चलो ठीक है, ये दिन बीत जाएंगे। both parties are talking, Democrats and Republicans. Ultimately, they are trying to solve the impasse. बट यहां तो ये लगता है कि जिस ढंग से दोनों पार्टी अड़ी हुई है, ट्रंप चाहता है कि खींचे, क्योंकि उनको लगता है कि हम शायद इस पे विक्ट्री अपनी नंबर्स हासिल कर पाएंगे। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि जो ओबामा केयर के वक्त में जो बेनिफिट्स थे वो उसको हटाया मत जाए, क्योंकि जो बिग ब्यूटीफुल बिल था उसमें ये जो ओबामा केयर के काफी जो क्रेडिट्स हैं, काफी जो बेनिफिट्स वो हटाए जाएंगे। तो ये चाहते हैं कि वो मत हटे। तो इसलिए उनको एक बहुत अच्छा पॉइंट्स मिला हुआ है डेमोक्रेट्स को, क्योंकि वो कहते हैं कि इस पे हम वी कैन क्रिएट द सेंटिमेंट्स अगेंस्ट रिपब्लिकन। और ये जो चुनाव हुए भी हैं, अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि ममतानी ने भी यही बोला कि मैं हाउसिंग को कम करूंगा, हाउसिंग की जो कॉस्ट है एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग को, क्योंकि न्यूयॉर्क इज मैसिवली इन्फ्लेटेड, वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग है। एंड उसमें नेचुरली जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं, एंड ब्लैक पॉपुलेशन, हाउसिंग इज अ बिग डील फॉर देम। तो उससे वो अफेक्ट होते हैं। तो उनको लगा कि इस बार ये ममदानी कुछ करके दिखाएंगे। वो कुछ करके दिखाते हैं कि नहीं दिखाते, दैट इज अ सेपरेट इश्यू, बट इसलिए उन्होंने वोट दिया अफोर्डेबिलिटी। जो वर्जीनिया में जो जीती हैं, जो लेडी डेमोक्रेट की गवर्नर नियुक्त की गई हैं, इलेक्ट हुई हैं, उन्होंने भी यही बोला कि हम यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी के इश्यू को फिक्स करेंगे, क्योंकि वर्जीनिया डीसी को सराउंड करता है। तो जो काफी जो फेडरल एम्प्लॉयज वो भी वर्जीनिया के उन इलाकों में रहते हैं जो कि डीसी, वाशिंगटन डीसी से टच करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वर्डिक्ट ट्रंप में जाती है। एंड सिमिलरली न्यू जर्सी में भी इसी प्रकार की बातें बोली गई हैं, क्योंकि न्यू जर्सी में जो रिपब्लिकन कैंडिडेट थे, सियाट्रेली उनका नाम है, जो गवर्नर की दौड़ में, तो वो क्लियरली मतलब ही वाज टॉकिंग अगेन एंड अगेन अबाउट ट्रंप। वो ट्रंप के व्यक्ति माने जाते थे। तो नेचुरली उनका वहां पे डिफीट होना भी एक मैसेज आता है। डॉक्टर साहब, एक खतरे की बात ये भी है ना कि जो वोटिंग हुई है, अगर उस वोटिंग को आप ध्यान से देखें तो वो वोटिंग भी खतरनाक लग रही है, क्योंकि वो जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उन्होंने वोट किया है। तो इनका मागा कहाँ गया फिर? क्या इनका खुमार उतर गया है क्या? आप ये भी देखिए कि न्यू जर्सी में बल्कि कल ये जब वोटिंग चल रही थी, ये बड़ा आश्चर्यजनक लगेगा कि अमेरिका जैसे देश में, तो वहां पे कुछ वोटिंग पोल सेंटर्स पे
बूथ्स पे ये खबर आई कि यहाँ पे बॉम्ब की थ्रेट है, कि बम यहाँ पे बम विस्फोट किया जा सकता है। इस चक्कर में पुलिस को भी इंटरवीन करना पड़ा, वहां वोटिंग भी अफेक्ट हुई। दिस इज यूएसए, जिसमें आप कहते हैं कि ये नेशन ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी के लिए जिस ये लोग मतलब डिबेट करना ये बहुत अच्छा मानते हैं। ये कहते हैं कि यदि आप किसी बात के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो प्रोटेस्ट यहाँ पे बड़े पॉजिटिवली देखा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र का हिस्सा है, अहम हिस्सा प्रोटेस्ट करने का अधिकार। ऐसे देश में बॉम्ब की थ्रेट होना पोलिंग स्टेशन पे, ये क्या शो करता है? ये वही शो करता है कि जिस प्रकार का माहौल यहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप ने बनाया हुआ है कि ठीक है भाई हमारी सुपरमेसी चलेगी, किसी की सुननी नहीं है हमने, पीपल आर नॉट वेलकमिंग हियर। ये कुछ लोगों का ही बस ये विदेश कुछ लोगों के लिए है, जो कि नेचुरली आप समझ सकते हैं कि क्रिश्चियन लोग या वाइट लोग, वाइट सुपरमेसी। तो जब आप लैंग्वेज ऐसी बोलेंगे तो माहौल भी पैदा वैसे होता है। अब नेचुरली न्यू जर्सी के जो रिपब्लिकन कैंडिडेट थे उन्होंने भी विरोध किया कि नहीं नहीं वी डोंट टॉक अबाउट वायलेंस, बट द पॉइंट ये कि किसी न किसी के कहने पे तो ये हुआ, ये इस प्रकार की बात। तो इस प्रकार की जो जी, तो ये इट इज वेरी ऑब्वियस। एंड डॉक्टर साहब, ये जो इलेक्शन की बात आपने की है, अब इसमें बहुत सारी बातें और भी निकल के आ रही हैं। इनके जो सपोर्टर हैं, मैं पहले एलन मस्क की बात करती हूँ। उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैक हो गई है। उसमें आपका क्या कहना है? मैंने ईवीएम हैक इसलिए कहा है क्योंकि इंडिया में आजकल बड़ा शोर मचा हुआ ना, राहुल गांधी जगह जगह पीपीटी से बता रहे हैं कि फला सरकार जो है वो बिक गया, तो ये सब वहां भी हो रहा है। तो ये एलन मस्क ने बहुत बड़ी बात की है, उनकी पोस्ट तो बड़ी वायरल हो रही है जी जी कि वहां पर कोई आइडेंटिटी का कुछ मतलब नहीं था, तो ये तो सब फर्जीवाड़ा है। एलन जिसको हम मस्क इंडिया में ईवीएम, जिसमें हम इंडिया में जिसको हम ईवीएम हैक बोलते हैं। जी देखा जाए तो वो अलग बात है कि एलन मस्क इस वक्त प्रेसिडेंट के साथ मिलकर काम नहीं, ही इज नॉट डूइंग द वर्क विद हिम, यद्यपि उनको बनाया गया था, एक स्पेशल डिपार्टमेंट दिया गया था उनको गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी का। पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली एलन मस्क आल्सो रिप्रेजेंट सर्टेन काइंड ऑफ राइट विंग आइडियोलॉजी, जिसमें वो ये कहना चाहते हैं कि खेल तो वो कर रहे हैं, खेल तो कर रहे हैं, वो खेल तो वही है उनका। क्योंकि ममदानी पे भी उन्होंने ट्वीट किया, मैं किसी भी प्रकार से ममदानी का समर्थक नहीं हूँ और मुझे कोई खुशी नहीं है कि वो जीते हैं, बट पॉइंट ये है कि जिस प्रकार से उन्होंने कल एक दो दिन पहले वोट किया, ममदानी के खिलाफ भी ट्वीट किया, दैट शोज कि माइंडसेट जो चावली टर्क की हत्या हुई थी उस प्रकार से जो एक्सट्रीम फेनेटिक भाषा बोलता था वो, लेकिन वो क्रिश्चियन बेस को बड़ा सुहाता था, लेकिन ही वाज एक्सट्रीम हेट मोंगर। तो उस सिचुएशन में देखिए अल्टीमेटली इस देश में जो ये नतीजे अभी आए भी हैं, ultimately at the end of the day people don't like these kind of phonetic language या hate, total absolute inequality, या ये कहना कि ये देश किसी विशेष वर्ग के लिए है, बाकी लोगों को यहाँ कोई स्थान नहीं है। people don't welcome this kind of thoughts. and ट्विटर पे बहुत ट्रेंड कर रहा है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बुर्का बनाया हुआ है, दैट इज व्हाट। हाँ वो है, आई थिंक अब इसमें तो देखना पड़ेगा, या अल्टीमेटली एक मुस्लिम की जीत हुई है एंड समहाउ मेनस्ट्रीम मीडिया इसीलिए तो उनको बुर्का पहना दिया गया ना। अब ये देखिए कि ये भी एक मेनस्ट्रीम मीडिया की बड़ी त्रासदी है इस देश में भी, अमेरिका में भी, जी, कि वो मुस्लिम को मुस्लिम के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम। क्यों? जब कोई हिंदू चुना जाता है तो उसके बारे में ये नहीं बोलते कि हिंदू चुना गया, तब वो ये बोलेंगे कि दिस पर्सन हैज बीन इलेक्टेड। बट यहाँ पे इवन आप हेडलाइंस में जाएंगे तो बीबीसी में भी देखिए, फर्स्ट मुस्लिम मेयर ऑफ, आप ये कह सकते हैं फर्स्ट नॉन नेटिव कह सकते हैं, फॉरेनर या एक लीगल इमिग्रेंट यहाँ चुना गया, बट नो दे आइडेंटिफाइंग हिम एज ए मुस्लिम फर्स्ट। तो ये जो यहाँ पे स्यूडो लिबरलिज्म, यहाँ पे स्यूडो सेकुलरिज्म की यहाँ पे भी है, कुछ लोगों को कुछ इस प्रकार का वो है मेन स्ट्रीम में, तभी यहाँ पे तभी वो फिर फॉक्स जैसे टीवी चैनल जो है या जो रिपब्लिकन मीडिया या राइट विंग मीडिया को फिर ये कहने का मौका मिलता है कि बेसिकली जो दूसरे उदारवादी मीडिया है वो अपने आप को उदारवादी नहीं है, वो बेसिकली लेफ्टिस्ट है, वो कम्युनिस्ट थॉट के, ये कहने का मौका मिलता है। और ये आप देखेंगे जब इनको तो इनकी बात को काटना, ये मतलब
इसके खिलाफ कोई तर्क देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप इसी ढंग की बात करेंगे कि मुस्लिम मेयर क्यों, अल्टीमेटली क्यों, ये बात उठती है, क्वेश्चन उठता है। एंड ट्रम्प कह रहे हैं कि वो टेस्टिंग करने जा रहे हैं, लेकिन एटमी हथियार एजेंसी जो है, नेशनल, आप क्या कहते हैं ना, नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एजेंसी, उन्होंने भी अपने करीब करीब 1,500 कर्मचारियों को छुट्टी पे भेज दिया है। तो ये टेस्टिंग कैसे करेंगे? इनका तो सारा सिस्टम ही फ्लॉप हो गया, जो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे शटडाउन से। जी, और भी इन द फेस ऑफ दैट, जैसे अपनी पहले बात हुई कि इन फेस ऑफ की बाकी कई ऐसे कंट्रीज है जो आपको किसी न किसी प्रकार से डिफीट करने को या आपके आपके ऊपर एडवांटेज लेने को तैयार है। तो चाइना के पास सरप्लस है मनी का, उनका फोकस, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो वहां की जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है नेचुरली विच इज अ कम्युनिस्ट पार्टी, उनको जो चाहिए वो करवा लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनके पास कोई ना तो कोई डिसेंट है वहां पे, ना कोई विरोध होता है। तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हुए उन्होंने इकोनॉमिक प्रोग्रेस बड़े जबरदस्त लेवल पे करके दिखाई है, एंड पैसे की कोई कमी नहीं है। अफ्रीकी देशों को, बाकी देशों को पैसा बांटने की उसमें लगे हैं, होड़ में लगे हैं। तो ऐसे में यूएसए में जिस प्रकार के कि आपकी एविएशन की चीजें नहीं संभल रही, आपकी सेना, थल सेना, जल सेना, बाकी सब सेनाएं, वायुसेना का कामकाज अफेक्ट हो सकता है, आपके एयरपोर्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं, आपके एटॉमिक एजेंसीज अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि आप सैलरी रिलीज नहीं कर पाए, आप फूड सिक्योरिटी नहीं दे पाने, फूड सिक्योरिटी लोगों को नहीं दे पाने की हालत में, तो ये मैसेज किया जाता है। तो उससे ये लगता है कि आप बिजनेस को बढ़ावा देने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको दुनिया भर में जो डिप्लोमेसी दिखानी चाहिए, आपके से जो एक अधिकार था कि यस यू आर द रियल वर्ल्ड लीडर, उसको आप दिखाने में, उसके लिए आप तत्पर नहीं है, आप उसके लिए तैयार भी नहीं है। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड कम्स। मुझे लग रहा है जो इनका ये पीस का इनका पुरस्कार था वो नहीं मिला ना, उस दिन से इनका दिमाग सनक गया है और अब ये दूसरी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इधर ये मेयर का जो चुनाव हुआ है, इसमें इनको और बड़ा झटका लग गया है। और अगर जियोपॉलिटिकली अगर हम देखें तो पुतिन जो है वार पे वार किए जा रहे हैं। वो अपने पिछले 10-15 दिन में उन्होंने अपने कई बड़े बड़े हथियार जो है उनका प्रेजेंटेशन कर दिया है। अंडर वाटर उनकी जो नई पनडुब्बी आई है, उससे भी ये मतलब एकदम से कहना चाहिए कि बेहोशी की हालत में है। तो इस समय मुझे लग रहा है कि ट्रम्प जी के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। ये इनके अपने घर में घिरे हुए हैं, प्लस ये जो चुनाव हुआ है इससे इनको डंड लगा है, एंड काफी सारी समस्या में घिरे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है। और बने थे पीस मेकर बनने, अभी 9 महीने हुए, बने थे कि मैं पीस लेके आऊंगा दुनिया में, यूक्रेन का वार एक दिन में खत्म कर दूंगा। रशिया ने उनको धत्त किया, लाइक अलास्का मीटिंग के लिए तैयार हुए पुतिन, और वहां से उठ के चले गए पुतिन, लिटरली जैसे कहते हैं कि ही लेफ्ट द टेबल एंड वेंट बैक अलास्का से सीधा, क्योंकि अलास्का रशिया के बॉर्डर पे है, तो ठीक है अपना वापस वहां चले गए। ठीक है, उस प्रकार का देखिए। अच्छा, फिर इंडिया ने जिस प्रकार का एक साहस दिखाया कि नहीं ऐसे नहीं होता, और पीयूष गोयल ने जो थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट दिए जर्मनी में बर्लिन डायलॉग में, तो ये सब बातें शो करती है कि उनको लगा कि इंडिया को ऐसे दबा दो, पाकिस्तान को पपेट की तरह उठा लो, इंडिया तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे भी डोमेस्टिक फ्रंट पे एप्स्टीन फाइलों में घिर गए वो। अच्छा, सब लोगों का विरोध करना, किसी को कुछ न समझना, और देखिए ना, मतलब ये उनका थर्ड प्रेसिडेंसी की बातें करने लग गए कि मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का बदलाव कर दूंगा। एंड देन ईस्ट विंग जो है व्हाइट हाउस में, उस पर उन्होंने मुरम्मत करवानी शुरू कर दी। जैसे अपने शीश महल वाले जो बैठे हैं दिल्ली में, इनको लगा यहाँ पे मैं ही हूँ, थर्ड टाइम तो मेरी बन जाएगी। ठीक है करवाइए, बताइए। चलिए, आपके यहाँ भी एक केजरीवाल आ गए हैं जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं एज ए मेयर, और इंडिया में तो यही चर्चा हो रही है कि वहाँ केजरीवाल पहुंच गए हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ये भी फ्री वो भी फ्री, जिस तरीके से केजरीवाल करते थे। एंड ट्रम्प को दरअसल अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो जब से इन्होंने मोदी जी से पंगा लिया है ना, तब से ये इनके बुरे दिन जो है ना, तब से इनका पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे साथ आप जुड़े शिकागो से, एंड मेरे दर्शकों को आपने कई महत्वपूर्ण विषयों में जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।